जी, गुड इवनिंग। चलिए चलते हैं, कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। मोरो एकेडमी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती है और कक्षाएं कैसे चलेंगी इस बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। अब अपना लैब बन चुका है और हम लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे कैसे तैयारी करेंगे, किस किस बेस की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आप लोगों से कि जो बेस होगा वो NCERT का होगा। NCERT का होगा। NCERT में या तो लैंग्वेज हिंदी में हो या तो इंग्लिश में, यानी कि दोनों लैंग्वेज की किताबें NCERT यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल सकती है। दूसरा चीज़ होगा जो कि आप क्लास 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्ट को यहाँ पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए यहाँ पे किसी भी कोर्स को परचेज नहीं करना है। यहाँ पे आपको एकदम फ्री क्लास चलेंगे और टाइमली चलेगी। दूसरी चीज़ कि कक्षा 6 से 12 तक का जो सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट में हम हिंदी को रख लेते हैं, दूसरा को साइंस को रख लेते हैं, तीसरा मैथ रख लेते हैं और चौथा SST रख लेते हैं और पांचवा कंप्यूटर को रख लेते हैं। यानी कि इन सब्जेक्टों पे हम भरपूर फोकस करेंगे। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए जो सेशन चलेंगे वो साइंस के अलग अलग पार्ट चलेंगे, फिजिक्स का अलग चलेगा, मैथ केमिस्ट्री का अलग चलेगा, बायो का अलग चलेगा। सभी क्लासेस अलग अलग चलेंगी और उनके बारे में संपूर्ण चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो कक्षा 6 से 12 तक का जो टाइमली होगा, हम टाइम पे चर्चा कर देते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से टाइम पे क्या क्या सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे शाम में इवनिंग टाइम की बात करें तो अगर आप लाइव आना चाहते हैं तो फेसबुक पे इंस्टाग्राम आप कहीं भी लाइव आकर पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप लाइव आकर पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये इवनिंग टाइम होगी और इवनिंग टाइम आपका 7 बजे से लेकर 10 बजे तक एक कक्षाएँ लगातार चलेंगी और ये कक्षाएँ जो होंगी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के, यानी कि बेसिस कक्षाएँ चलेंगी, या तो साइंस का हो या तो हिंदी का हो, ठीक, या तो साइंस का हो या तो हिंदी का हो, और या इंग्लिश ग्रामर का हो। तो ये कक्षाएँ एकदम संपूर्ण रूप से चलेंगी और 7 से 10 चलेंगी बेसिस क्लासें। इसके बाद उनको हम डिवाइड कर देंगे। इसके बाद जो मॉर्निंग की क्लासें होंगी, मॉर्निंग में आपको जुड़ना होगा तो आप 7 बजे से लेकर और 11 बजे तक हमसे जुड़ सकते हैं और एकदम फ्री आप कास्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक काम आप लोग करिएगा, हम आप लोगों से कुछ नहीं मांगते हैं और ना कोर्स को परचेज करने के लिए कह रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं आप लोगों से कि जितने भी गरीब बालक हैं, जो ऐसे बालक हों जो पढ़ नहीं पाते हों, जिनको कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हों, तो वो क्या करें, वो मोरो एकेडमी 0.2 को ज्वाइन करें और फ्री ऑफ कास्ट यहाँ से पढ़ाई करें। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे उनके बारे में हम जान लेते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा बेस होगा, मैंने आपसे बताया है कि जो बेस होगा वो NCERT का होगा। तो NCERT में जितनी भी आपको लैंग्वेज, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो नवोदय का हो, CHS का हो, SSC का हो, बैंक का हो, यहाँ तक कि IAS का हो, PCS का हो, जितनी परीक्षाएं होती हैं सबका लेवल एक ही होता है, वो है NCERT। यानी कि हम बार बार कोचिंगों का कक्षाओं में बताया जाता है कि आपको जो भी बेस पढ़ना है वो NCERT ही पढ़ना है, क्योंकि NCERT का लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड है, समझना मुश्किल कभी कभी लगता है, लेकिन एकदम आसान है। एकदम आसान तरीके से यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जैसे हम बात करते हैं, अगर कक्षा 6वीं की बात करते हैं तो एक है खेती कैसे करते हैं। तो इसके बारे में हम अगर आप लोगों से चर्चा करें कि खेती कैसे करते हैं, तो सबसे पहले खेती क्या होती है, जुताई होती है। जुताई के बाद बुआई होती है। अब बुआई कैसे होती है, मौसम के अनुसार होती है। अब हम अगर आपसे कहें
कि बरसात का मौसम है और गेहूँ बो दें तो क्या गेहूँ पैदा होगा? नहीं होगा। अगर हम गर्मी का मौसम है और धान बो दें तो क्या धान पैदा होगा? नहीं होगा। अब धान के लिए मालूम है कि अगर धान की बुआई करते हैं हम तो धान के लिए पानी चाहिए, धान के लिए पानी चाहिए। अगर गेहूं की बुआई करते हैं हम तो गेहूं के लिए क्या चाहिए? गेहूं के लिए पानी चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? कम चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से हम रबी की फसल कब बोते हैं, खरीफ की फसल कब बोते हैं, जायद की फसल कब बोते हैं, बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, मैथ में क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे, इन सब के बारे में धीरे धीरे हम वहाँ से चर्चा करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं एक सब्जेक्ट पे जिसका नाम है, अगर आप लोग कॉमन रूप से देखें तो एक रूप में हम कहें तो इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं। इंग्लिश ग्रामर लगभग सबको ही आता होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको इंग्लिश ग्रामर नहीं आता होगा। हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में हमको मालूम है कि हाँ, अगर स्टार्ट करें तो स्टार्ट में हम पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं, यानी कि शब्दों के भेद को हम पढ़ते हैं। अब शब्दों के भेद में है क्या, शब्दों के भेद में है क्या, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि शब्दों के भेद में क्या है। शब्दों के भेद में पहले हम एक लेटर लेते हैं। क्या लेते हैं? लेटर लेते हैं। लेटर को हम कहें, लेटर को हम अक्षर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। हमको मालूम है कि जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रीडम होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक, स्वतंत्र होते हैं। अगर हम एक और कड़ी बढ़ा लें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आएगा अल्फ़ाबेट। क्या आएगा? अल्फ़ाबेट, यानी कि वर्णमाला। अगर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कहें कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को, किसको? लेटरों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर इन वर्णों को, इन अक्षरों को अगर हम व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं, यानी कि इन वर्णों को जो भी वर्ण हो, या क से लेकर ज्ञ तक हो या ए से लेकर जेड तक हो, इन वर्णों को अगर हम सही क्रम में रखते हैं, तो उनका एक अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? उनका एक अर्थ निकलता है। अगर इनको हम सही क्रम में नहीं रखते हैं तो इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देख लें, एग्जाम्पल के रूप में देखें, यहाँ हम पे लिखते हैं गॉड। गॉड मीन्स भगवान। अगर हम OGD लिखें, इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी कि हम एक क्रम में लिखे, एक व्यवस्थित क्रम में लिखे, एक ऐसे क्रम में लिखे जिसका क्या निकलता हो? एक अर्थ निकलता हो। और उस अर्थ के अनुसार हम इसको क्या करते हैं? शब्दों के भेद को बांट देते हैं। शब्दों के भेद को बांट देते हैं। थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं वर्णमाला पे, हिंदी के वर्णमाला और इंग्लिश के वर्णमाला, थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम इसमें। अगर सेशन आपको अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। क्या इसी प्रकार से कंटिन्यू हम क्लास को करें तो आप क्लास में उपस्थित हो पाएंगे समय से। और अगर आप उपस्थित होते हैं तो इतना भरोसा रखिएगा कि फ्री में आपको पूरी कक्षाएं देंगे, 22 चैप्टर देंगे, 22 सब्जेक्ट देंगे, और यहाँ पे भिन्न भिन्न टीचर आपको अपनी सेवा देंगे। ये सेवा एक ऐसा सेवा है जो देश प्रेम की सेवा है। एक सेवा ऐसा सेवा है कि अगर हमें कोई मजबूर कर दे कि हम शिक्षा को महंगा करते हैं, देखते हैं कि तुम कैसे ले पाते हो, तो भाई साहब मैंने भी प्रण लिया है कि वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर शिक्षा को आप जितना इच्छा करें उतना महंगा करो,
जितना इच्छा करे उतना महंगा करो। अगर देश प्रेमी जिंदा है तो शिक्षा को आप कितना हो महंगा करोगे, वो कुछ हो नहीं सकता। यानी कि सबको शिक्षा मिलती ही रहेगी। और एक ऐसा क्रम है, एक ऐसा आपके पास सुविधा है, व्यवस्था है, यानी कि वस्तु कहेंगे जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उस टेक्नोलॉजी का और सबका हम धन्यवाद करते हैं कि टेक्नोलॉजी लाकर हमारे नज़दीकियों को दूर कर दिया, हमारी दूरियों को नज़दीक कर दिया कि हम कितना ही दूर बैठे हों हम एक पास हो सकते हैं। और हमको जो न लेना हो, भले हम महंगी हो, अगर हमारे पास है तो आपको हम दे सकते हैं। तो ये एक देश भावना है, देश प्रेम है, जो आप लोगों को हम देना चाहते हैं। मेरे पास बहुत है और जो है हम अगर आपको देते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं, और वो है कि भारत में कोई ऐसा प्राणी न रहे जो गरीब रह जाए। भारत में कोई ऐसा प्राणी न रह जाए जो गरीबी की हालत में अपने पढ़ाई को स्थगित करे। तो मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप लोग सेशन को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और दूसरे को आप क्या करें, फॉरवर्ड करें, ताकि वो फ्री में पूरी की पूरी कक्षाएं ले सकें। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक्स में। मैंने शुरू किया था इंग्लिश और हिंदी का वर्णमाला, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, इंग्लिश की भाषा में अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट। मैंने अभी बताया कि वर्णों के समूह को जब हम वर्ण को एक समूह में लिख देते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं रूप से उस वर्णों का एक स्पष्ट अर्थ निकलने लगता है, अगर हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो। जैसे हिंदी में अगर वर्णमाला की बात करें हम, तो क से लेकर ज्ञ तक। अब क से लेकर ज्ञ तक इसको हम अगर बांट दें तो क से लेकर म तक के अक्षरों को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब इन व्यंजनों को बोलने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है, यानी कि व्यंजन कहीं ना कहीं क्या है, अधूरे हैं, वो किसी न किसी सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजनों को बोलने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसे हम स्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया क और यहाँ लिख दिया ओ, तो यानी कि हम देखें कि जब तक क में ये हलंत है, इसका मतलब कि क क्या है, आधा है, ओ जुड़ जाएगा तब बनेगा पूरा क। तो हम कह सकते हैं कि स्वर की आवश्यकता होती है किसको बोलने के लिए, व्यंजनों को बोलने के लिए। ठीक ना। तो हम क की बात करें तो क में 5 अक्षर होते हैं। हम देखते हैं क में 5 अक्षर, क, ख, ग, घ और अ। अगर हम इसको एक भाषा में पढ़ें, एक शब्दों में पढ़ें, तो जो क है, क को क वर्ग बोलते हैं। क, ख, ग, घ, इसको हम लोग अपने भाषा में कहें तो इसमें 3 चीज आता है। एक आता है महाप्राण, कहाँ आता है, महाप्राण। और एक आता है अल्प प्राण, एक आता है अघोष और एक आता है सघोष। तो अगर हम कहें कि क क्या है, क अल्प प्राण है, ख क्या है, ख महाप्राण है। बात समझिएगा, न्यू जनरेशन का क्वेश्चन ये बनता जा रहा है। ग क्या है, ग अल्प प्राण है, घ क्या है, घ महाप्राण है। अच्छा, अंग क्या है, तो अंग अल्प प्राण है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम कहेंगे कि ये क वर्ग है, और मैंने यहाँ पे लिखा है कि क से लेकर और म तक को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं कि इन व्यंजनों को बोलने के लिए कहीं ना कहीं मुंह का कोई ना कोई हिस्सा टच करता है, इसीलिए इस व्यंजन को हम लोग अस्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे हम देख लें कि यहाँ लिख दिया मैंने क वर्ग लिख दिया, क वर्ग। अब अंग हो गया,
अंगों के बाद क्या होगा, च, छ, ज, झ, इय, इय हो गया ना। तो इसको हम लोग च वर्ग बोल दिए, क्या लिख दी, बोल दिए च वर्ग। अब यहाँ पे हो गया इय, इय के बाद ट, ठ, ड, ढ, अड़, इसको हम लोग त वर्ग बोल दिए, क्या बोल दिए, त वर्ग। अड़ हो गया ना, अड़ के बाद क्या होगा, त, थ, द, ध, न, इसे हम क्या बोल दिए, त वर्ग बोल दिए, क्या बोले, त वर्ग। अब न के बाद क्या आएगा, प, फ, ब, भ, म, यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे, प वर्ग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प वर्ग बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, प वर्ग बोलेंगे। तो इसको हम देखते हैं कि यानी कि इन व्यंजनों का मतलब कैसे कैसे हम पढ़ते हैं। तो अल्प प्राण की बात करेगा, आपसे बोलेगा अल्प प्राण, अल्प प्राण और अल्प प्राण। आपसे प्रश्न पूछेगा पेपरों में कि स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है। तो हम देख लेते हैं 5, 10, 15, अल्प प्राण बराबर 15। अब पूछेगा कि महाप्राण की संख्या, तो महाप्राण की संख्या 5 और 5 10, यानी कि कुल मिलाकर कितने, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब पूछेगा आपसे कि अघोष की संख्या, तो यानी कि क वर्ग को हम लोग अघोष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अघोष। देख लीजिएगा यहीं पे, क वर्ग को हम लोग अघोष बोलेंगे, क वर्ग को अघोष, ख वर्ग को अघोष, और ग को सघोष, सघोष, घ को सघोष और अंग को सघोष। अब यहां से पूछेगा कि सघोष की संख्या कितनी होती है, तो सघोष की संख्या भी 15 होती है और अघोष की संख्या भी 10 होती है। कंफ्यूज करने के लिए ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं और आप कंफ्यूज होकर कहीं ना कहीं आंसर आप गलती मार कर चले आते हैं। ठीक है, तो ये अस्पर्श व्यंजन। अब यहाँ से पूछता है बाबू कि अस्पर्श व्यंजन कहते क्यों हैं इसे, तो हम देखते हैं कि जो क वर्ग है, क वर्ग को हम लोग कंठ से बोलते हैं। जब हम बोलना शुरू करेंगे तो ये जो कंठ है ऊपर नीचे होगा, आप बोलकर चेक कर सकते हैं, क, ख, ग। ठीक, अगर हम च वर्ग की बात करें तो च को कहीं ना कहीं तालु से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, तालु से। बोलकर देख लेंगे, च, छ, यानी कि तालु को टच करता है। अगर हम त की बात करें तो त को हम लोग, ट वर्ग को मूर्धा से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं। यानी कि हम बात करें तो जीभ लपटा जाती है, ट, ठ, ड, यानी कि वो क्या होगा, जीभ को लपेट देगा। अगर हम त वर्ग की बात करें तो त को हम लोग दंत से बोलते हैं, यानी कि जीभ दांत को टच करेगी, त, थ, द, ध। और बात करते हैं प वर्ग की, तो प वर्ग को हम लोग ओष्ठ से बोलते हैं, यानी कि जब हम बोलना शुरू करेंगे प वर्ग को तो वह क्या होगा, प ओठ दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में संपर्क बनाएंगे, प, फ, ब, भ, म। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अस्पर्श व्यंजन के रूप में जानते हैं। अस्पर्श व्यंजन समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो एक ठो लाइक ठोक दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि अगला क्या यहाँ से निकलेगा। अब जो बचा है उसको हम देख लेते हैं। प्रश्न तो बहुत है, वर्णमाला में प्रश्न बहुत है, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं। अब आगे होगा कि सर जी म तक तो हो गया, य, र, ल, व, श, ख, श, ह, छ, त्र और ज्ञ। ये सब क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? तो इसको हम पढ़ने के लिए एकदम सिंपल भाषा का प्रयोग करते हैं। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। स, स, ह को ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। कौन सा? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अगर आपसे पूछा कि छ, त्र, ज्ञ को क्या बोलते हैं, तो अपनी भाषा में एकदम सिंपल तरीके से बोलिएगा कि इसको हम लोग का संयोजन यानी कि संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयोजन का मतलब क्या, मिलकर बनने वाला,
यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। मैं नए नए वर्डों का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए इन वर्डों का यूज़ कर लेता है। क्लास में टीचर पढ़ा लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि वह व्यंजन जो दो अक्षरों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें आधा तो आधा र से मिलकर क्या बना है, और ज और इ से मिलकर क्या बना है, ठीक। और इसी प्रकार से हम देखें कि दो अक्षर हो गए ना, त और र, त और र, तो त्र हो गया, और ज्ञ और इया का मतलब क्या हो गया, ज्ञ हो गया। तो हम इस तरह से अगर बात करें कि इन वर्डों इन अक्षरों से मिलकर क्या बनते हैं, तो इसको हम लोग संयुक्त या संयोजन व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है। इसमें एक और जुड़ जाता है स्र, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 4, उष्म व्यंजन की संख्या 4 और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। यही प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गलती करके चले आते हैं। अब प्रश्न बनेंगे कैसे, अगर हम लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो प्रश्न बनते हैं कि जैसे मान लीजिए ज्ञ का बहुत बार पूछा गया है कि किन 2 अक्षरों से मिलकर ज्ञ का निर्माण हुआ है, या पूछेगा कि उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, दे देगा इसमें से एक ठो छ और त्र, इसमें से दे देगा एक ठो ल और यहाँ देगा स। पूछेगा कि उष्म व्यंजन कौन है, तो आप कंफ्यूज होकर किसी एक को मार कर चले आएंगे, जबकि उष्म व्यंजन क्या है, मूर्धन्य स है। बात समझ में आपको आ गई होगी। और भी बहुत है, लुंठित वर्ण है, द्वित व्यंजन है। तो इन सब को छोड़ते हैं, हम केवल आपको बेसिक चीज़ बता रहे थे कि आखिर में है क्या, ठीक। तो इनको यानी कि व्यंजनों को बोलने के लिए हम स्वरों का उपयोग करते हैं, और स्वरों को मैंने पिछले कक्षा में पढ़ाया था कि स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले स्वर को हर्ष स्वर, दूसरे को दीर्घ स्वर और तीसरे को प्लुत स्वर कहते हैं। अब उसमें अयोगवाह भी होते हैं, अंग और अह को अयोगवाह बोलते हैं, अह को हम लोग विसर्ग भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो उन स्वरों को हम लोगों ने पढ़ा है। अब चलते हैं अल्फ़ाबेट पे। अल्फ़ाबेट मैंने हिंदी में पढ़ा स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब इंग्लिश में देखते हैं कि स्वर और व्यंजन कैसे होते हैं। अगर हम बात करें इसमें इंग्लिश में, तो ए से लेकर जब हम जेड तक लिखते हैं तो टोटल संख्या होती है इसकी 26। कितनी होती है, 26 होती है। अब पूछेगा कि अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है, लेकिन अल्फ़ाबेट कितने प्रकार के होते हैं, तो अल्फ़ाबेट बेटा 2 प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं स्वर, जिसको इंग्लिश में वावेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वावेल बोलते हैं, वावेल। और दूसरे को बोलते हैं व्यंजन, जिसको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब यहाँ से पूछेगा आपसे कि स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है इंग्लिश में, तो 5। और इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा 5, ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 को हम लोग स्वर बोलते हैं, यानी कि इन्हीं 26 में से ये 5 आए हैं। अब आपसे पूछेगा कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो अगर बात करें तो 21 होती है। यानी कि कैसे 21 होगी, तो जब हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे ए से जेड तक, तो उसमें इन 5 अक्षरों को छोड़ देंगे और जब काउंट करेंगे तो कितना निकलेगा, 21 निकलेगा। अब इन्हीं को हम सही तरीके से रखते हैं तो क्या बनते हैं, अक्षर का निर्माण होता है। कैसे होता है हम देख लें, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इन्हीं को हम लोग अगर सही तरीके से रखते हैं तो वहाँ पे एक अक्षर का निर्माण होता है। कैसे अक्षर का निर्माण होता है उसको देख लेते हैं हम। सेशन को एक बढ़िया तरीके से आप लोग समझिएगा और जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा इसको। देखिए अक्षर यानी कि लेटर, लेटर जब मिलेंगे, लेटर कैसे मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया एप्पल। क्या लिख दिया, एप्पल। तो कितने अक्षर मैंने, ए आधन डबल पी आधन एल आधन ई। अगर हम इसको जोड़े तभी तो बना एप्पल, इसको जोड़े तभी तो बना एप्पल।
तभी बना एप्पल। तो इसका एक अर्थ निकला, इसका एक का निकला अर्थ निकला सेव। अगर हम इसको लिख दिए, कुछ दूसरा इसमें से वर्ड बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ली पी है, लिपा, तो इसका क्या निकला, इसका अर्थ कोई निकला ना निकला। जब इसका कोई अर्थ नहीं निकला तो इसका मतलब क्या है, ये लेटर जो बनाए गए हैं ये सही नहीं है, ये व्यवस्थित नहीं है। अगर ये व्यवस्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं इनका एक अर्थ निकलता, लेकिन व्यवस्थित ये नहीं है। जब हम लेटरों को व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तब किसका निर्माण हो जाता है, तब होता है वर्ड का निर्माण, जिसको हम लोग शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। और जब हम शब्दों को सही क्रम में रखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि राम इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, राम कहाँ जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। तो मैंने लिखा ना राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, मैंने व्यवस्थित क्रम में लिखा राम इज गोइंग टू स्कूल। अगर लिखता स्कूल टू गोइंग इज राम, या गोइंग स्कूल टू इज राम, क्या कोई इसका अर्थ निकलता, नहीं निकलता। यानी कि जिसका अर्थ नहीं निकलता उसको हम कितना हो कि व्यवस्थित रूप में रखें, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जब कई वर्ड मिल जाते हैं तब बन जाता है एक वाक्य, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। अगर हम आगे देखें इन सेंटेंसों को, अगर 5 से 6 सेंटेंस लिख दीजिए, राम इज गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग, ही इज द बेस्ट बॉय। अगर मैंने 4-5 सेंटेंस लिख दिए तब एक बन गया का पैराग्राफ। क्या बना, पैराग्राफ बन गया। और जब उन्हीं 5 से 6 पैराग्राफ को हम इंक्लूड कर देते हैं, सम्मिलित कर देते हैं, तब बन जाता है एक चैप्टर। क्या बना, एक चैप्टर। और जब कई चैप्टरों को एक जगह इकट्ठा कर देंगे तब वो बन जाएगा बुक। अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही है तो आप जरूर बताइए कमेंट में कि आखिर में ये कैसे हुआ। ठीक है, तो ये है आपके कैसे बनते हैं, वर्ड कैसे होते हैं, शब्द कैसे होते हैं, उनसे निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में मैंने देखा। अब चलते हैं जो अगला हमारा टॉपिक्स होगा, वो होगा अगला हमारा टॉपिक्स हो, और उन टॉपिक्स को हम देखते हैं कि आखिर में क्या होते हैं शब्दों के भेद, क्या होते हैं शब्दों के भेद। तो शब्दों के भेद, इसको हम पढ़ने के लिए सिंपल तरीका का यूज़ करते हैं, और वो है हम एक भाषा में कहें कि कई अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनते हैं, कई शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनते हैं। और अगर उन अक्षरों और उन शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया तो उनका एक स्पष्ट अर्थ निकलता है, और उसी के आधार पर शब्दों के भेद को 8 भागों में बांटा गया है। कई भागों में, 8 भागों में बांटा गया है। उन्हीं को हमको पढ़ना है। कैसे 8 भागों में, पहले को हम लोग अगर इंग्लिश में हिंदी में बोलें तो संज्ञा, और इंग्लिश में बोलें तो नाउन। अगर हम दूसरे को बोलें प्रोनाउन, सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन। ठीक, तो इसी प्रकार से हम 8 भाग पढ़ लेते हैं। कितने भाग पढ़ लेते हैं, 8 भाग पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ हिंदी भी देख रहे हैं, इंग्लिश भी देख रहे हैं। डिफरेंट बस ये है कि इसका लेटर कुछ और है और इसका लेटर कुछ और है। ठीक है, तो आप कितना तैयार हैं, कितना तैयारी किए हैं, और कितनी तैयारी आप अच्छी करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए और औरों के लिए। तो अगर चाहते हैं आप कि मेरे माता पिता का बोझ कम हो और हम फ्री में पढ़ें, और दूसरी चीज़ कि एक अच्छे लेवल से पढ़ें,